हाफिज़ वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लेसन नंबर 4 शुरू करेंगे, जो है सामाजिक प्रक्रियाएं, जिसमें सहयोग पढ़ेंगे, व्यवस्थापन पढ़ेंगे, सामितीकरण, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन, एकीकरण और आत्मस्वकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सात्मीकरण आवश्यक रूप से क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, सात्मीकरण, चलो पढ़ लेते हैं क्या है सात्मीकरण। सात्मीकरण संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया को आत्मसात्मीकरण करते हैं। मतलब जो दूसरी संस्कृति है उसको अपनी संस्कृति में मिलाने से क्या होता है? आत्मसात्मीकरण हो जाता है। इन प्रक्रिया को धीरे धीरे दूसरी संस्कृति पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है। जब हम लोग एक दूसरे को मिला लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है लेकिन मिला लेते हैं, और धीरे धीरे जब लोप हो जाता है ये डिफरेंस का, तो फिर क्या होता है? सात्मीकरण हो जाता है। ठीक है, सात्मीकरण की प्रक्रिया दूसरी संस्कृति के इतिहास, समितियों, परंपराओं, भावनाओं, दृष्टिकोण को इस प्रकार अपना लिया जाता है कि वह संस्कृति का उन्हीं की संस्कृति का अंग बन जाता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वह एक हो जाए, तभी पढ़ा है आत्मीकरण से। और सात्मीकरण का अर्थ क्या है? एक संस्कृति की दूसरी संस्कृति में पूर्णतः समा लेना। ठीक है, समा जाना या समा लाना। एक जीवन पद्धति दूसरे में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है सात्मीकरण। ठीक है, प्रतिस्पर्धा क्या है? तो प्रतिस्पर्धा में कम मात्रा में पृथक्करण करती है, जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में करती है। और प्रतिस्पर्धा व्यक्ति के और समाज दोनों की लाभ पहुंचाती है, जबकि पृथक्करण दोनों को हानि पहुंचाती है। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रकृति में सहायता करती है, जबकि संघर्ष इसमें बाधा डालती है। उपरोक्त सभी। ठीक है, निम्न में से कौन सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो सामाजिक प्रक्रिया क्या नहीं है? संवेदनशीलता नहीं है, एकीकरण है, विघटन है, ये 2 बार लिख दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो संवेदनशीलता सामाजिक की प्रक्रिया नहीं है। क्या है? सामाजिक प्रक्रिया 2 होती हैं। ठीक है, सहगामी और असहगामी। ठीक है, सहगामी होती है, एक असहगामी। सहयोग, समायोजन, एकीकरण और सात्मीकरण, ये क्या है? एक सहगामी प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलन ये असहगामी प्रक्रिया है। कुछ पश्चिमी देशों में आप्रवासियों की संस्कृति अधिकारियों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? एकीकरण का। कुछ पश्चिमी देशों आप्रवासियों की संस्कृतियों का अधिकार की मान्यता देना एकीकरण का अच्छा उदाहरण है। एकीकरण वास्तव में सामंजस्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है, एकीकरण क्या है? एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक रचना और निर्णायक भागों की भिन्नता होते हुए भी आपसी संबंध का संगठन होता है। निम्नलिखित में से किसने ये कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम में से गलतफहमी दूर होने से होती है? तो ये सेमेल ने कहा है। ठीक है, तो सेमेल ने क्या कहा है? सेमेल ने सामाजिक जो संघर्ष होता है के अध्ययन कर उसके प्रकारों का उल्लेख किया, मतलब कैसे कैसे होते हैं। उनके अनुसार संघर्ष 2 विपरीत परिस्थितियों का समाधान में सहयोगी होते हैं। यह एक प्रकार की एकता लाने का तरीका है। ठीक है, सामाजिक संघर्ष से। और संघर्षरत दलों में एक ही समाप्ति द्वारा एकता लाता है। और संघर्ष विरोधाभासों में स्वयं तनाव को कम करता है। ठीक है, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो प्रतिस्पर्धा नहीं। देखो, समायोजन है, सहयोग है, विस्थापन है। समायोजन और सहयोग और विस्थापन। ठीक है, समायोजन, सहयोग और विस्थापन संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन, संघर्ष असंगठनात्मक प्रक्रिया है। अनेक व्यक्तियों अथवा समूह के बीच सीमित लक्ष्यों की संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए निर्वैतिक, अचेतन और निरंतर प्रयासों की प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? अभी पढ़ा अपन लोगों ने। तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है तो प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, सात्मीकरण, सहयोग, आधुनिकीकरण ये क्या है? सामाजिक हैं। असहयोगी सामाजिक, सहयोगी सामाजिक हैं।
ठीक है। निम्नलिखित में से एक को संघर्ष का एक प्रकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये है सामूहिक सौदेबाजी को नहीं किया जा सकता। ठीक है। संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है। तो संघर्ष को क्या किया जा सकता है? परिभाषित किया जा सकता है। ये एक निरंतर नहीं, एक चेतन प्रक्रिया के रूप में है ये। ठीक है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समिति नियंत्रण प्राप्त करने के लिए एक शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हैं, तो ये प्रतिस्पर्धा और बल अपनाते हैं, तो ये क्या है? एक संघर्ष है। ठीक है। और संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है। ठीक है। संघर्ष क्या है? एक चेतन प्रक्रिया है। ये कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के लिए वर्ग चेतना की बात की है। संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया है? अभी पढ़ा संघर्ष। वैतनिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो संघर्ष कहलाती है। ठीक है। ये मैक्स वेबर ने कहा है कि शांतिपूर्ण संघर्ष। वैतनिक प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। किसने कहा है? मैक्स वेबर ने कहा है। ठीक है। और वैतनिक प्रतिस्पर्धा में हिंसा नहीं होती है। ठीक है। इसलिए वो शांतिपूर्ण होती है। बस। और क्या कहेंगे? निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो निरंतरता नहीं होती है संघर्ष में। ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है। चलो ठीक है, तो पता चल जाएगा आंसर, खुद ही निकालेंगे। ठीक है। संघर्ष में निरंतर नहीं पाई है। संघर्ष की विशेषता निम्न है: प्रत्यक्ष व्यक्तिनिक संपर्क, अस्थिरता, सामाजिक मूल्यों का हनन, सांस्कृतिक ह्रास। ठीक है। तो अस्थिरता है। ठीक है। संघर्ष का। और वैतनिक संपर्क है। ठीक है। और सामाजिक मूल्यों का हनन होता है। ठीक है। लेकिन निरंतरता नहीं होती है उसमें। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी संयोग कहा है? विरोधी संयोग समरन ने कहा है, समनर ने कहा, सब नर ने कहा, समनर। ये कौन थे? अमेरिकी थे। ठीक है। जिन्होंने येल विश्वविद्यालय वहाँ पे अध्यापन शुरू किया था समाजशास्त्र का। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया है? तो संघर्ष अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक सामाजिक और चेतन प्रक्रिया है। समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर जातीय समूह एक दूसरे की स्थिति को अभियोजन करते हैं, विभिन्नताओं से के लिए दूर साथ साथ रहते हैं। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अथवा समूह अपने भौतिक अथवा सामाजिक अर्थात समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके निर्जातीय समूह को एक दूसरे स्थिति में अभियोजन करते हैं और अपनी विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो अभी पढ़ा है कि निरंतर नहीं होता है। ठीक है। वैयक्तिक प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है, और एक संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, और सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। ठीक है। निम्नलिखित में से संघर्ष प्रकारों में किसने लिखा है? तो क्लोजर ने लिखा है। एल के क्लोजर ने लिखा है। संघर्ष के प्रकारों के बारे में एल ए क्लोजर ने लिखा है। ठीक है। ये प्रकार्यात्मक संघर्षवादी समाजशास्त्री हैं। वे संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में अध्ययन पर बल देते हैं, का प्रघटना का अध्ययन करने में उसका विरोध करते हैं। ठीक है। ये क्या कहते हैं? संघर्ष का प्रघटना के रूप में अध्ययन करने का विरोध करते हैं ये। ठीक है। और अपनी इनने किताब लिखी द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। किनकी है? एल ए कोजर की है। लेविस कोजर। ठीक है। लेविस कोजर ने अपनी सामाजिक संघर्ष प्रकारवादी व्याख्या की है। कोजर ने सामाजिक संघर्ष को वास्तविक अवास्तविक भेद करने के साथ साथ वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ आयामों में भी भेद किया है। ठीक है। इन दो तरीके से प्रकारवाद संघर्ष को व्याख्या की है, एक वस्तुनिष्ठ एक व्यक्तिनिष्ठ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? एक औद्योगिक संगठन। ठीक है। औद्योगिक संगठन दोनों पे आधारित है। ठीक है। संघर्ष पर भी और प्रतिस्पर्धा पे भी। ठीक है। एक औद्योगिक संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर दोनों पर आधारित है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बिना
किसी औद्योगिक संगठन का अनुसरण असंभव है। ठीक है, दोनों होना चाहिए तभी औद्योगिक वो होगा। निम्नलिखित में से कौन एक समाज की प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? एक उत्तर औद्योगिक समाज, ठीक है, जो औद्योगिक है वो दोनों है, उसमें संघर्ष भी है और प्रतिस्पर्धा है। लेकिन जो समाज उत्तर औद्योगिक समाज है वो केवल प्रतिस्पर्धा पे, एक ऐसा समाज जिसमें भौतिक वस्तु का उत्पादन की अपेक्षा सूचना पे उत्पादन में प्राथमिकता दी जाती है, सूचना समाज कहलाता है। ठीक है, जैसे अमेरिका में डेनियल वेल और फ्रांस में एलन तुरेन द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के रूप में प्रस्तुत किया। और उत्तर औद्योगिक समाज में भौतिक वस्तुओं के उत्पादन संबंधी नौकरियों और काम धंधों में कमी होती जा रही है और इनका स्थान सेवा लेते जा रहे हैं। सूचनाओं के आर्थिक रूप से इस्तेमाल होने वाले फलस्वरूप ये समाज प्रतिस्पर्धा के संघर्ष दोनों को प्रभावित करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप पेशेगत और तकनीकी व्यवसाय आधुनिक दुर्गति की बढ़ोतरी होने की संभावना है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का विश्लेषण का मूल इकाई है। व्याख्यात्मक, ठीक है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र क्या है देख लेते हैं। देखो पहले पढ़ लेते हैं क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो तथा किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई हो, क्रिया कहलाती है। ठीक है, व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है और किसी की चीज़ को ध्यान रख के कराती है तो वो क्रिया कहलाती है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक मूल इकाई क्रिया है। ठीक है, जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन फिर से देखते हैं। व्याख्यात्मक समाज के विश्लेषण की मूल इकाई क्या है? तो क्रिया है। क्रिया क्या है? जो अपने लक्ष्य के लिए निर्धारित कार्य करता रहे, तो वो क्रिया है। किसने सहयोग को प्राथमिक और द्वितीय और तृतीयक समूह में बांटा है? ठीक है, सहयोग, किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया है? तो A.W. ग्रीन ने किया है। ठीक है, सहयोग को 3 में बांट दिया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, A.W. ग्रीन ने बांटा है। तो कैसे बांटा है चलो देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। प्रोफेसर ग्रीन के सहयोग के समय भिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों पर ध्यान रखते हुए सहयोग के 3 भागों में बांटा। एक प्राथमिक हो सकता है, द्वितीयक हो सकता है, तृतीयक सहयोग होता है। प्राथमिक सहयोग एक का क्या होता है? का विशेष संबंध प्राथमिक समूह से होता है। ठीक है, जो प्राथमिक समूह होंगे उन्हीं से होगा। ठीक है, द्वितीयक समूह सहयोग में वे अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे से इसलिए सहयोग करते हैं जिससे उनके अपने हितों की पूर्ति हो। ठीक है, मतलब जो एक दूसरे के हितों की बात करे, मतलब अपनी अपनी हितों की, दोनों एक दूसरे से हित निकाले, तो उसे द्वितीयक कहेंगे। कारखानों के मालिकों और श्रमिकों के बीच में पाया जाने वाला संयोग इस श्रेणी में आता है, क्योंकि मालिक को चाहिए काम और श्रमिकों को चाहिए पैसा, तो मालिक पैसा देता है, श्रमिक काम देते हैं, तो ये एक दूसरे की हितों की पूर्ति करते हैं, तो ये द्वितीयक में आएगा। ठीक है, और जब सहयोग के रूप में अवसरवादी होता है, मतलब कि केवल अवसर होता है, अवसरवादी होता है और इसका उद्देश्य कुछ समय के लिए अन्य व्यक्तियों अथवा समूह से समायोजन करना होता है, मतलब वो केवल अवसर ढूंढता है, जब तक उसका काम निकल गया तो बस खत्म, तो वो तृतीयक में आ जाएगा। इसे तृतीयक सहयोग कहा जाता है। जैसे भिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुछ समय के लिए एक दूसरे को सहयोग देना, जैसे उनकी कॉलिजन पार्टी बना लेते हैं, समझ गए? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तृतीयक अवसरवादी होते हैं और द्वितीयक हितों के अपने अपने हितों का ध्यान रखते हैं, और प्राथमिक क्या हो गया? विशेष संबंध रखते हैं वो प्राथमिक समूह से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग का अवधारणा किसने दी? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग के अवधारणा ग्रीन ने नहीं, माइकवर एंड पेज ने दी। अभी ग्रीन ने क्या दिया? अभी हम लोगों ने पढ़ा, उन्होंने सहयोग के 3 भागों में बांटा है। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? माइकवर और पेज ने दी। ठीक है, माइकवर और पेज का सहयोग को निम्न 2 भागों में बांटा है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट कोऑपरेशन, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपना समूह समान उद्देश्य के लिए साथ मिलकर सामान्य कार्य करें और प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कोऑपरेशन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्य, मतलब एक ही उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं,
तो डायरेक्ट कोऑपरेशन या फिर प्रत्यक्ष कोऑपरेशन करता है। जैसे आम चुनाव में प्रत्याशी के विजयी बनाने के लिए कुछ लोगों को मिलकर प्रचार करना, ठीक है, उनके पार्टी कार्यकर्ता लगे रहते हैं। इनडायरेक्ट कोऑपरेशन जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान और भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं, तो इस अप्रत्यक्ष सहयोग को कहते हैं, इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे अस्पताल में विनम्र कर्मचारी द्वारा किया गया कार्य, मतलब उनका काम तो एक ही होता है, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, नर्स कुछ और काम करेगी, लेकिन उनका मोटिव है कि पेशेंट को बचाना, ठीक है। तो इसी तरीके से इनका अलग काम, इनका अलग काम, इनका अलग काम, लेकिन मोटिव एक ही है उनका। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोऑपरेशन या अप्रत्यक्ष सहयोग। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसने बांटा, तो माइकवर और पेज ने बांटा, ठीक है। और जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों के अनुपालन नहीं करती तब रूपांतरित हो जाती है। तो क्या हो जाती है, संघर्ष। जब प्रतिस्पर्धा अपने हाँ, जब प्रतिस्पर्धा मतलब शांतिपूर्ण नहीं रहेगी तो क्या कहला जाएगी, वो तो संघर्ष हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार का सामाजिक प्रक्रिया है, तो प्रतिस्पर्धा एक किस प्रकार का है, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली है। कैसे, प्रतिस्पर्धा एक विश्वव्यापी पूरी तरह से एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। पृथक्करण लिखा है यहाँ तो। इसमें निषेधात्मक अंतःक्रिया और वह सकारात्मक लक्ष्य समाहित होता है। प्रतिस्पर्धा एक विश्वव्यापी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जो विरोधी व्यवहार तथा व्यक्तियों के एक दूसरे के उद्देश्य को पराजित करके अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने में प्रोत्साहन देती है। तो ये एकीकरण कैसे, पृथकीकरण होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है प्रतिस्पर्धा, ठीक है, और ये अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने पर प्रोत्साहन देती है। ये एक विरोधी व्यवहार द्वारा व्यक्ति एक दूसरे का उद्देश्य पराजित करे, ठीक है। ये चलो 1905 में अर्थ सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की, किसने की, गिलेन व गिलेन ने की। गिलेन और गिलेन 1905 में अर्थ सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की। इसके अनुसार सामाजिक प्रक्रियाओं के हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया उसके तरीकों से है जिन्हें हम जब व्यक्ति और समूह मिलते हैं तो संबंधों की व्यवस्था स्थापित करते हैं। जब वह परिवर्तन जीवन में प्रचलित तरीकों को अवस्थित करता है, देख सकते हैं, ठीक है। जब संघर्ष भावना यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष कहते हैं, तो अव्यक्त संघर्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष संघर्ष के दो विरोधी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को संपर्क में ना आकर इस कार्य का कार्य करते हैं कि एक दूसरे के हितों में बाधा पड़ती है। अनेक राज्यों में चलने वाले शीत युद्ध प्रत्यक्ष संघर्ष के ही उदाहरण हैं, ठीक है। अनेक राज्यों में जो शीत युद्ध चलते हैं, कोल्ड वॉर, वो किस तरह के संघर्ष हैं, अप्रत्यक्ष संघर्ष हैं। अप्रत्यक्ष संघर्ष क्या होते हैं, दो विरोधी प्रत्यक्ष रूप एक दूसरे के संपर्क में ना आकर, ठीक है, मन ही मन एक दूसरे को बड़बड़ाते रहते हैं, ठीक है। तो इसके क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष संघर्ष कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष संयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सही नहीं है, तो पहले सही वाला पढ़ लेते हैं ना, क्या क्या है, फिर आंसर देंगे इसका। जब किसी के समान उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न प्रकार के कार्य, तो इसे अप्रत्यक्ष संयोग कहते हैं। मैकावर और पेज ने दी थी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जब एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग विभिन्न लोग कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। और जब एक समान और एक ही टाइप का कार्य करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष का उदाहरण है अस्पताल और प्रत्यक्ष का उदाहरण है चुनाव। जैसे अब इसमें अभी ऑप्शन अलग दिए हैं, जैसे गन्ना की फैक्ट्री है कि लोग अलग अलग कार्यों में लगे होते हैं परंतु सबका उद्देश्य गुड़ बनाना होता है। अप्रत्यक्ष संयोग में अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो, अतः ठीक है। अब इसका आंसर देख लेते हैं कैसे। देखो, ये अनिवार्य है कि सभी को समान रूप से लाभान्वित हो, नहीं, ये अनिवार्य नहीं है कि सभी रूप से समान लाभान्वित, तो सही। सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें, सही है। तो सभी सदस्यों का समान लक्ष्य हो, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है। सहयोगी संगठनों का समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं,
सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं, बिल्कुल। उद्देश्यों में हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं, हो सकते हैं। हो सकते हैं। उद्देश्यों में हासिल करने के तरीके सुनियोजित हो, मतलब पहले से कैसे करना है। इसे राज्य व्यक्तियों के समान रूप से लागू किया जा सकता है, ये नहीं है। संयोग के लिए सामान्य लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। निश्चित उद्देश्य होने से एक सेकंड, तो समान उद्देश्य होने पर समान उद्देश्य वाले व्यक्तियों के स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। मजदूर अपने मालिक के खिलाफ इसलिए आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उनका समान उद्देश्य होता है, ठीक है। सहयोग सामाजिक जीवन में स्थायी आधार है और सहयोग के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल को विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्रवाद संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल के संकट के सामना करने के योग बनाने में जो सहयोग देते हैं वे कैसा का है, तो वह तृतीय संयोग कहलाता है। कैसे, चलो पढ़ लेते हैं। जब व्यक्ति अथवा समूह अपने हित में को ध्यान में रखकर एक विशेष समय में परिस्थितियों में साथ के अनुकूल करना चाहते हैं तो इसे तृतीय कहलाते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपना हित का ध्यान रख के एक समय की परिस्थितियों को साथ का अनुकूल करना चाहते हैं तो उसे तृतीयक संयोग कहते हैं। व्यवस्थात्मक इस प्रकार का संयोग का उदाहरण है व्यवस्थापन, ठीक। जो दो करते करते थक जाते हैं और बदली हुई परिस्थितियों के परस्पर अनुकूल कर लेते हैं तो उसमें पाए जाने वाले संयोग तृतीयक होते हैं, मतलब, ठीक है। मतलब टाइम आने पर फिर एक साथ हो जाए, सीधा सीधा है। जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज की आवश्यकता, अराजकता तथा तोड़-फोड़ की परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो ये क्या असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया क्या है के अंतर्गत वह प्रक्रियाएं आती हैं जो व्यक्ति, समाज और जीवन को विघटित करने का कार्य करती हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और प्रतिकूलन को शामिल किया जाता है। जो व्यवस्था के अनुकूल सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं प्रकार कहलाते हैं। मार्टन प्रकार के धारणा को अधिक स्पष्ट एवं व्यक्तिपरक भावनाओं से अलग करते हुए लिखते हैं कि प्रकार वह वस्तुपूर्वक परिणाम है जो किसी प्रणाली या व्यवस्था को अनुकूलन और सामंजस्य बनाए रखते हैं। तो जो देखो व्यवस्था को बनाए रखते हैं वही कहलाते हैं प्रकार कहलाते हैं। ये किसने कहा, मार्टन ने कहा, बस, ठीक है। इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है, तो प्रतियोगिता है ईरान इराक का युद्ध एक सौंदर्य प्रतियोगिता, यही होना चाहिए। इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है, नहीं। मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, मोहन बागान और मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। चलो पढ़ लेते हैं कैसा है। डेविस के अनुसार प्रतिस्पर्धी और प्रतियोगी के यह सामर्थ्य देती है कि वे परस्पर वांछित किसी लक्ष्य को प्राप्ति में दूसरे को सिर्फ पीछे छोड़ दे, ठीक है। तो ये डेविस ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा क्या है, या प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी का सामर्थ्य देती है कि वांछित किसी लक्ष्य की प्राप्ति में दूसरे को सिर्फ पीछे छोड़ दे, बस वो अपना लक्ष्य पाने के लिए किसी को पीछे छोड़ दे, उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं, ठीक है। इसके अत्यंत सकारात्मक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है, इसे अत्यंत सकारात्मक प्रक्रिया माना जाता है। मैक्स वेबर प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, ये तो पता है हमें, जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों को द्वारा अवसरों तथा लाभों का नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रकृति एक आवश्यक कारक माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, हाँ है। समाज में केवल सहयोग है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो यही आंसर होगा इसका। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रियाओं के रूप में पाए जाते हैं। और कहाँ गया, यहीं तो थे। प्रक्रियाओं के रूप में पाए जाते हैं। सरल या आदिम समाज में लेकर आधुनिक और जटिल समाज तक सहयोग और संघर्ष चलता आ रहा है।
और सामाजिक संबंध सदैव सहयोगी नहीं होते, असहयोगी भी होते हैं। तो दोनों भी हो सकते हैं। संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सहयोग संघर्ष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? संघर्ष है एक सामाजिक प्रतिस्पर्धा है, प्रतिकूल आत्मसहकरण नहीं होगा, आत्मसहकरण नहीं होगा, प्रतिकूलता है। देखो, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वह प्रक्रियाएं आती हैं जो व्यक्ति समाज जीवन में विघटित करने में योगदान देती हैं। देखो, प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूल और संघर्ष को असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। आत्मसात एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति एक समान इकाई के रूप में मिल जाते हैं। ठीक है। आम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह सदस्यों में कुछ मात्रा का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहयोग। ठीक है। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्यत हो जिसमें वह केवल कुछ को ही प्रदान किया जा सके, उसे प्रतियोगिता कहलाती है। ठीक है। और एक ही पर्यावरण में रहने वाले जीवों के बीच में सहज रूप में हो रही प्रतियोगिता विद्यमान होती है। ठीक है। समझौता एक तत्व इसकी प्रक्रिया है। समझौता एक सामंजस्य प्रक्रिया है। कौन से? सामंजन प्रक्रिया है। इसमें दो लोग, दो देश, संप्रदाय के मध्य सामंजस्य स्थापित होता है समझौता में। ठीक है। तो समझौता एक तरह तो इसकी प्रक्रिया एक सामंजन प्रक्रिया है। समझौता एक प्रतिस्पर्धा हमेशा सामान्य संघर्ष, समूह संघर्ष, अचेतन और अवैयक्तिक संघर्ष सी होगा इसका। ठीक है। प्रतिस्पर्धा केवल अचेतन और हमेशा अचेतन और अवैयक्तिक संघर्ष है। मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा। हम लोग पढ़ ही चुके हैं ये चीज़ मैक्स वेबर ने, जिसमें शांतिपूर्ण प्रयासों द्वारा अवसरों और लाभों का नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है जो दूसरों को भी वांछित है, दूसरों के द्वारा भी वांछित है। निम्नलिखित में प्रतिस्पर्धा का एक गलत विशेषता कौन सी है? तो विस्थापन की प्रक्रिया गलत है। अनेक व्यक्तियों के समूह के बीच में समिति लक्ष्यों और संतुष्टियों की प्राप्ति करने के लिए नैर्वैयक्तिक चेतन का निरंतर प्रयासों के प्रतिस्पर्धा कहते हैं। व्यवस्थापन प्रक्रिया को घटित होने वाली पूर्व में कौन सी परिस्थिति विद्यमान रहती है? तो संघर्ष रहती है। ठीक है। संघर्ष किसी भी व्यवस्थापन प्रक्रिया में पूर्व की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। जब व्यवस्थापन होता है तो क्या होता है? उसमें संघर्ष होता है। ठीक है। सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित में से एक प्रतिमान होता है, तो अंतःक्रिया होता है। ठीक है। सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत एक बीच में क्रियाएं इंटरेक्शन होती है, अतः क्रियाओं के समर्थ संचार होते हैं, अतः क्रिया समाज की गति देती है। सीमांत मानव उभरता है। किसी सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है। ठीक है। तो आत्मसातीकरण दिखता है। आत्मसातीकरण प्रक्रिया में परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है। लेस्ली विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं के 5 भागों में बांटा है। आत्मसातीकरण प्रक्रिया है के परिणाम स्वरूप सीमांत मानव उभरता है। लेस्ली ने सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में बांटा है। संयोग, समायोजन, आत्मसातीकरण, संघर्ष और प्रतियोगिता। अपन लोग इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण है? तो समय के बदलने के साथ मूल्यों का परिवर्तन। ठीक है। समय के साथ समाज में अंतर पीढ़ी गतिशीलता संघर्ष का कारण है। समय के बदलने के साथ मूल्यों का परिवर्तन। ठीक है। और अब ये दिया है, देखते हैं अपन लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसको। अब लिखा है पर संस्कृति ग्रहण, एक वैसी स्थिति जिसमें लोग भिन्नताओं में रहते हुए भी एक साथ काम करते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसके एक संस्कृति
के लोग दूसरी संस्कृति में कुछ तत्व लेना चाहते हैं और अपने तत्व छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, एक वैसे प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक समूह के लोग धीरे धीरे अपनी संस्कृति प्रतिमान छोड़ने के लिए प्रभावी संस्कृति को लेने लगते हैं। ठीक है, और अनुकूलन की वह प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व एक संपूर्ण स्वरूप में सम्मिलित होता है। का आंसर क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। पर संस्कृतिकरण क्या होता है? एक वैसी स्थिति जिसमें एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति कुछ तत्व लेना चाहते हैं और अपने तत्व छोड़ना चाहते हैं, वो है परस्पर संस्कृतिकरण होगा। एकीकरण क्या है? अनुकूल वह प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व एक संपूर्ण स्वरूप में सम्मिलित हो जाती है। आत्मसात्करण क्या है? एक प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक समूह के लोग धीरे धीरे अपने संस्कृति प्रतिमान को छोड़ने लगते हैं और प्रभावी संस्कृतियों को लेने लगते हैं। ठीक है, और समायोजन एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग भिन्नताओं में रहते हुए भी एक साथ काम करते हैं। ठीक है, समायोजन ये है। ठीक है, आत्मसात्करण में क्या है? जो अल्पसंख्यक समूह के वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति प्रथाओं छोड़ के जो प्रभावी संस्कृति है उसको लेने लगते हैं, उसको आत्मसंस्करण कहते हैं। एकीकरण क्या कहते हैं? तो अनुकूल एक प्रक्रिया जिसमें संस्कृति तत्व एक संपूर्ण स्वरूप सम्मिलित हो। पर संस्कृतिकरण एक ऐसी स्थिति जिसमें एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति कुछ तत्व लेना चाहते हैं और तत्व छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग का एक तत्व नहीं है? सहयोगी शक्तियों का समान उद्देश्य हासिल करना है। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं, ये नहीं होगा। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक से राज्य व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो सहयोग क्या है? सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने के किसी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वो निरंतर और सामूहिक प्रयत्न है। उद्देश्य को हासिल करने का एक तरीका असंगठित नहीं हो सकता। ठीक है, असंगठित नहीं होता। निम्न में से कौन सहयोगी क्रिया है? तो सहयोग होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष। तो 1 3 2 1 3 3 ये होगा इसका आंसर। नो सॉरी सी होगा। देखो, सहयोग, अनुकूलन, सात्मीकरण सहयोगी प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा प्रतिकूलन एक संघर्ष असहयोगी प्रतिक्रिया है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। दिस इज असलम साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।